नमस्कार, मैं जनपता श्रीराम गौतम। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उन्होंने फैसले दिए होंगे, वो आपको अगर समझना है तो रिटायर होने के बाद ये जो जज भाषण देते हैं, उससे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अभी पिछले दिनों भी हमने बात की थी कि फली एस नरीमन का बेटा रोहिंटन नरीमन, जो सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुआ, वो किस तरीके से राम मंदिर के फैसलों को, दूसरे अन्य फैसलों को, चाहे 370 का फैसला हो, सीए का फैसला हो, इनको खराब बताने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक और चर्चित इस समय जज चल रहा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बन गया है। इसका नाम है एस मुरलीधरन। ये व्यक्ति अब चुन चुनकर तमाम फैसलों पर टिप्पणियां कर रहा है, यानी कि दूसरे जो जज हाई कोर्ट्स वगैरह में होते हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। ये जो जज होते हैं, जो रिटायर होने के बाद में ये जो भाषणबाजी करते हैं, उसको आपको समझना होगा कि ये इनडायरेक्टली जो वर्तमान में जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको मैनिपुलेट करने की एक प्रक्रिया होती है, यानी एक नैरेटिव सेट करने की प्रक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि रोहिंटन ने पिछले दिसंबर में एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उसने राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठाए थे, और उसके एक हफ्ते के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी का मामला था, जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला था, उन सब वो याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है। यानी ये लोग जो भाषण दे रहे होते हैं, ये एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड जजों की बातों को जो वर्तमान जज होते हैं वो ध्यान देते हैं। उससे इनका, चूंकि ये सभी एक ही सोच समूह से आते हैं, तो ये एक संदेश देने की कोशिश होती है कि आपको क्या जजमेंट कैसे लेना है। अब एस मुरलीधरन जो बोल रहा था, वो एक पी साई बाबा करके एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसको पोलियो था और ये यूएपीए में पकड़ा गया था। इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले थे, लेकिन चूंकि उस समय बीएनएसएस नहीं था, तो इसलिए पुराने कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं माना जाता था। उसी आधार पर इस व्यक्ति को बाद में राहत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पर एस मुरलीधरन ने यह कहने की कोशिश की कि इस जो पी साईबाबा था, इसको विक्टिमाइज किया गया था, सरकार ने इसको एक तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया था। सरकार को उसने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसने सबूतों का अभाव को आधार बनाया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति दोषी नहीं था। जैसे कि मुंबई ब्लास्ट में हुआ था, जिसमें यही व्यक्ति वकील था, वहां सबूतों के अभाव को आधार बनाकर अपराधियों को छोड़ा गया। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उन्होंने अपराध नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि जो एजेंसियां हैं, वो उनके अपराध को सिद्ध नहीं कर पाई हैं। यही हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा एक कहे कि कमजोर हिस्सा है, कि यहां पर ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, या सबूतों में किसी भी तरीके के संदेह होने का जो लाभ है, वो अपराधी को दिया जाता है, न कि समाज को दिया जाता है। जबकि भारतीय परंपरा में ये लाभ समाज को और राष्ट्र को मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र और समाज किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर होता है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो, उसकी गरिमा का अधिकार हो, वो कभी भी राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये उल्टा होता है। वही चीज दिखाने की कोशिश ये जो रिटायर्ड जज हैं, वो अपने भाषणों से बार बार देश को याद दिला रहे हैं कि ये किस सोच के तहत अपने फैसले लेते रहे होंगे।
अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति इस कदर कांग्रेसी और वामपंथी विचारधारा को मानता है, तो जब ये जज रहा होगा तब जो इसने फैसले लिए होंगे वो किस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे होंगे। चाहे रोहिंटन हो, दीपक गुप्ता हो, संजीव किशन कौल टाइप के जितने भी ये जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद ज्ञान की उल्टियां करते हुए नजर आते हैं, वो इसी तरीके से अपने पुराने इतिहास पर रोशनी डालते हुए नजर आते हैं। और इन लोगों की रिटायरमेंट के बाद में क्या हैसियत रह जाती है उसको अगर आपको समझना है तो कभी कपिल सिब्बल एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें वो रिटायर्ड जजों को बुलाकर उनसे मुद्दों पर चर्चा के नाम पर एक नैरेटिव या फिर वही मैनिपुलेशन का एक प्रक्रिया शुरू करता है जिससे कि जजों तक मैसेज जाए। उस प्रोग्राम में वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को संबोधित करता है उससे आप समझ जाएंगे कि इन लोगों की वास्तविक हैसियत अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल जैसे वकीलों के सामने क्या होती है। अभी एक चर्चा उसने की थी, कोई मामला था जिसमें वो संजीव किशन कौल जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, दीपक गुप्ता जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और जो संदीप धूलिया, ये तीनों ही जज वहां बैठे थे और उनसे वो सीधे तौर पर संजय किशन कौल को संजय कह के, दीपक गुप्ता को दीपक कह के और धूलिया को भी उसके नाम से ही बुला रहा था। अब इससे आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति रिटायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट जज से, जिसको अभी 2 महीने पहले जब वो कुर्सी पे बैठा था ये माय लॉर्ड करते हुए नहीं थकता था, उसको सामने बिठाकर ये उसके नाम से बुलाता है, तो ये वास्तव में वहां एक एक्टिंग ये लोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वास्तव में ये ही उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये तीनों के तीनों जो बिठाए थे इसने, ये वंशवादी जज थे। धूलिया के पिता भी हाईकोर्ट के जज रहे, दीपक गुप्ता के पिता भी, और उसी तरीके से संजय किशन कौल के भी। यानी ये जो एक नेपो जजेस का एक ग्रुप होता है, यही इस तरीके के जो ये नैरेटिव है उनको बनाने का काम करता है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए एएस ओक, वो भी इस तरीके के जो प्रोग्राम है उसमें शामिल है। बहुत सारे ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद इस तरीके के काम करते हैं। जो हाई कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, जिन्हें किसी तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने देती है, वो लोग क्या करते हैं, वो फिर वकील बन जाते हैं, सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं और वो वकील के तौर पर इस तरीके की चीजों को करते हुए नजर आते हैं। कोर्ट में केस लड़ते हैं और सेमिनार्स में जाकर पुराने केसेस को ये क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, सरकार के फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार की नीतियों को वो क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार के बनाए हुए कानूनों को क्रिटिसाइज करते हैं और उससे उन लोगों को मसला मुहैया कराते हैं जो या तो केस लड़ते हैं या फिर केस की सुनवाई करते हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं ये षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें करीब करीब आप अगर मोटा मोटा देखें तो 10-20 हजार लोग शामिल हैं। और ये जो 10-20 हजार है, ये इस देश के 150 करोड़ लोगों के हितों के साथ में, उनकी सुरक्षा के साथ में, उनकी संस्कृति के साथ में एक खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों को अगर रोकना है तो उसका एक ही तरीका है कि पहले तो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जो ये कॉलेजियम है, इसको खत्म किया जाए। इसको लेकर सरकार कोई कड़ा कदम उठाए, इसकी जनता मांग करती है, लेकिन सरकार कड़ा कदम उठा पाएगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन गणित तो अभी उसके पक्ष में नहीं। या दूसरा तरीका है कि सोशल मीडिया पर अभी जिस तरीके से डिस्कशन होने लगा है, वो डिस्कशन जारी रहे, लोग जागरूक हों और जागरूक होने के बाद में इन लोगों से सवाल पूछना शुरू करें, क्योंकि जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसकी धमक वहां भी सुनाई देती है। वही जो सिब्बल था, जो मैंने बताया कि 3 रिटायर्ड जजों को बिठाकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि जब उस मामले की सुनवाई हो राकेश किशोर के खिलाफ,
तो वहां पर जो जज सुनवाई करे उनके पास पहले से एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हो कि उन्हें किस तरीके से सोचना है। अब आप सोचिए कि 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज अगर किसी मामले पर एक राय बना रहे हैं तो वो राय, उस राय से अपने को अलग कर पाना सुनवाई करने वाले जजों के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये लोग तो सभी एक ही ग्रुप के, एक ही क्लब के हिस्से होते हैं, एक ही तरीके से ये चुने जाते हैं, एक ही सोच के होते हैं। यानी उनको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है, और खासकर सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक आक्रोश है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां ये तीनों यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से जजों के ऊपर छींटाकशी नहीं हो सकती, दबाव बनाने की कोशिश नहीं हो सकती। यानी कि हाँ, वो ये चाहते हैं कि जब राकेश किशोर के मामले की कंटेम्प्ट का जो मामला सुनवाई का अगर मौका आता है, तो जो बेंच इसकी सुनवाई करे वो इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखे, इसीलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। जैसा हमने आपको उदाहरण भी दिया कि रोहिंटन फली नरीमन ने जिस तरीके से भाषण दिया और हफ्ते भर के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसी के लाइन में एक फैसला दे दिया। ये चीजें तब ज्यादा होती हैं जब कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई एक क्रांतिकारी कानून बनाया हो और उस पर बहस चल रही हो कोर्ट के अंदर, या फिर उस पर फैसला आने वाला हो, उस पर बहस शुरू होने वाली हो कोर्ट में, तब ये नैरेटिव का एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है। और रिटायर्ड जजों के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं, जो बड़े बड़े पुराने वकील होते हैं, गाहक वकील जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा ये चीजें कही जाती हैं, वो मीडिया में छपती हैं, और छपने के बाद में उन लोगों तक पहुंचती हैं या दूसरे माध्यमों से पहुंचती हैं, और उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आपको किस तरीके से इस मामले में डिसीजन देना है। एक और मामला आया अभी, एक रिटायर आईएएस ने, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी पटाखा चलाने के लिए दिल्ली में, उसकी आलोचना की है और ये कहने की कोशिश की कि जो पटाखाबाजी हुई है ये तो सनातन में कहीं नहीं है, सनातन में तो केवल दिए जलाने की बात है, बारूद उड़ाने की नहीं, मुसलमानों को डराने की नहीं। अरे भैया, इसमें किसी को डराने का मामला कहां से बन गया? आप ऐसा कभी मुहर्रम के जुलूस पर तो नहीं कहते हैं। वो लोग अपने आप को घायल करते हैं तलवारें लेकर, और इसी तरीके के दूसरे हथियार लहराने की कोशिश करते हैं, एक दहशत बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तो कम हो गया है, नहीं तो दिल्ली में 7-8 साल पहले ये स्थिति थी कि कनॉट प्लेस जैसे इलाके में सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर लड़के तलवारें लेके घूमते थे और नीचे सड़क पर उससे चिंगारियां उठाते हुए चलते थे। सब लोग डर जाते थे, बसें बंद हो जाती थी, रोड बंद हो जाते थे। तो इस तरीके के जुलूसों पर आप कभी नहीं कहते कि आप समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बकरीद के मौके पर आप ये नहीं कहते कि जो जिबे करने का एक तरीका उनका होता है, क्या उससे हिंदुओं को डराने की कोशिश की जाती है? लेकिन जब दिवाली पर पटाखे छोड़े जाते हैं, तो ये जो नैरेटिव वाला एक गैंग है, इसमें वकील, रिटायर्ड जज, रवीश कुमार टाइप के प्रपंचकारी लोग, ये सब शामिल हैं, और ये लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जो इस तरीके के मामलों पर सुनवाई कर रहे होते हैं। आप नुपुर शर्मा वाला मामला देख लीजिए। जब नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणियां की गई जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला के द्वारा, उससे पहले ऐसा ही एक माहौल बना दिया गया था। रवीश कुमार, अभिषेक, जो पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा टाइप के जो प्रपंचकारी थे, उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव खड़ा कर दिया था। जो सिब्बल सिंघवी टाइप के वकीलों ने बयानबाजी करके ये कर दिया था। रिटायर्ड जजों से और दूसरे इसी तरीके के लोगों से भी बयान दिलवा दिए गए थे, और उसके बाद उनका असर ये हुआ था कि उस मामले में जो केस से रिलेटेड चीजें थी, उसकी बजाय नुपुर शर्मा को ही अपराधी साबित करने की कोशिश 2 जजों के द्वारा की गई थी। इसके बाद उसकी जिंदगी पर खतरा बनाया, और बाद में एक टेलर की हत्या भी हो गई उसी फैसले के बाद में।
यानी वहां पर जो सर्तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई और ये कहने की कोशिश की गई क्योंकि नुपुर शर्मा ने लोगों को भड़काया है इसलिए ये नारे लग रहे हैं। तो फिर जब स्टालिन का बेटा अगर भारत में सनातन को मिटाने की बात करता है, सनातन को डेंगू या कोरोना जैसी बीमारी बताता है, तो फिर उससे लोग प्रवोक नहीं होने चाहिए? क्या कोर्ट ये कहना चाहता है कि लोग प्रवोक हों? कोर्ट सिर्फ वही कर रहा है जो ये नैरेटिव चलाने वाले चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ये अपॉइंटमेंट सिस्टम है ये उन्हीं लोगों के हाथों में है, या फिर वही लोग इसमें डिसाइड करते हैं कौन व्यक्ति कब कैसे कहां जज बनेगा। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। अभी एक जज का मामला चल रहा है अतुल श्रीधरन का। ये महोदय जो थे वो एमपी हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे, बाद में वहां से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भेज दिए गए। वहां से फिर ये इन्हें दोबारा से रिपेट्रिएट यानी कि अपने जो पैतृक हाईकोर्ट है उसमें भेज दिया गया। इन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर मांगा। ट्रांसफर की वजह भी इन्होंने कितनी हास्यास्पद बताई कि मेरी जो बेटी है वो मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी दूसरे प्रदेश में चला जाऊं जिससे कि वो मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करे। अरे भैया, बेटी से कह दो कि वो किसी दूसरे राज्य में जाके प्रैक्टिस करे, लेकिन खेल कुछ और था। प्लान ये था कि ये अपने आप को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते थे, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से ये जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है उसमें काफी पीछे थे, और किसी दूसरे हाईकोर्ट में ये ट्रांसफर कराते तो वहां भी ये जो कॉलेजियम होता है यानी कि 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन्हें मौका दिखा कि अगर मैं वहां ट्रांसफर करा लूंगा तो मैं हाईकोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा बन जाऊंगा, और इन्होंने कॉलेजियम जो था सुप्रीम कोर्ट का उसको कन्विंस कर लिया। उस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सरकार के पास ये सिफारिश भेजी कि श्रीधरन जी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आप जज बना दीजिए। केंद्र सरकार ने जब इस शिकायत को, इस पूरे जो सिफारिश थी, इसको देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब ये ट्रांसफर होते हैं तो उसके पीछे इसी तरीके का कोई ना कोई खेल हो रहा होता है। जैसा कि विपुल पंचोली के मामले में देखने को मिला था कि पहले उन्हें ट्रांसफर करके पटना में चीफ जस्टिस बना दिया गया था और इसी वजह से उनको फिर सुप्रीम कोर्ट लाने का रास्ता क्लियर कर दिया गया था। तो अगर ये छत्तीसगढ़ में चले जाते, ये कॉलेजियम का हिस्सा होते, साल 2 साल बाद ये चीफ जस्टिस बन जाते और इनके सुप्रीम कोर्ट आने का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाता। लेकिन केंद्र सरकार ने यह देखा कि ये व्यक्ति सीनियरिटी लिस्ट में बहुत पीछे है, उसके बावजूद इसको कॉलेजियम में बिठाने की कोशिश की जा रही है, हाईकोर्ट के कॉलेजियम में। केंद्र सरकार ने उस पर आपत्ति की और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में इनको नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस चीज को रिवाइज किया और उन्होंने देखा कि अब कौन से हाई कोर्ट में इनकी रैंक थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, तो उसके लिए इन्हें नजर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट। जहां ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दूसरे नंबर के आ जाते सीनियरिटी में, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये 8वें नंबर पर आएंगे, और किसी हाई कोर्ट में जाते तो और शायद पीछे होते। तो इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुन लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो इनकी सिफारिश थी उसको केंद्र सरकार ने मान लिया। इस तरीके से जो ये जज होते हैं इनको फिट करने का ये जो प्लान होता है ऐसे किया जाता है। आप अब समझ गए होंगे कि अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, या तो उसकी एक वजह है कि उसने वहां पर कुछ गलत निर्णय लिया हो, जबकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर वो जज वामपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं है तो शायद ऐसा किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में ऐसे जो जज होते हैं जिनकी जुगाड़ लग जाती है, उनको एक सोची समझी रणनीति के तहत ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि उस हाई कोर्ट में वो जल्दी प्रमोट हो जाए, जल्दी कॉलेजियम का हिस्सा बन जाए। कॉलेजियम का हिस्सा बन जाएंगे तो जजों की जो नियुक्तियां होंगी उसमें उनकी भूमिका बन जाएगी। अब उससे क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं।
कि हमारे देश में अगर चपरासी की भी नौकरी लगती है और सिफारिश से लगती है तो उसमें कितने बारे न्यारे होते हैं। जजों की जब अपॉइंटमेंट होती है, किसी वकील को जज बनाया जाना है, वो फ्री में तो नहीं होता होगा, मैं खुलकर कह रहा हूं इस बात को। अब उसके बदले में क्या है, क्या सेवा पानी हो रहा है, किस वजह से कृपा की जा रही है, ये तो या तो कॉलेजियम जानता है या फिर उससे जुड़े हुए वो वकील जो जज बनाने का काम करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के लोग। जैसा अभी जो बहुत ज्यादा कुख्यात हो चुके यशवंत वर्मा का ही मामला अगर आप देख लें, तो यशवंत वर्मा जो था वो उत्तर प्रदेश सरकार का वकील हुआ करता था। चंद्रचूड़ जो थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जज बनवा दिया। अब चंद्रचूड़ से जुगाड़ लगाकर उसने अपना ट्रांसफर करा लिया दिल्ली, क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही रहता तो उसका बहुत ज्यादा कहीं जल्दी हाईकोर्ट के कॉलेजियम में आने का चांस नहीं बनता था, क्योंकि हाईकोर्ट में जो सभी जज होते हैं बराबर होते हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। लेकिन जो जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में आ जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी नए जज के नाम की सिफारिश होगी और अगर कुछ फायदा मिलना होगा तो उन्हें भी कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए यशवंत वर्मा को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और दिल्ली में वो कॉलेजियम का हिस्सा बन गया था जब उसके घर पर आग लगी नोटों की गड्डियों में। बाद में जब हंगामा हुआ तो फिर उसे उत्तर प्रदेश वापस भेजा गया, जहां पर वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं था। हालांकि बाद में जो हम तो बधाई देंगे उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की जो बार एसोसिएशन है कि उन्होंने खुलकर विरोध किया और ये कहा कि ये कोई डस्टबिन नहीं है जो आप एक भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को यहाँ पर जज बनाकर भेज रहे हैं। इसीलिए उसकी जो शपथ थी गुपचुप तरीके से कराई गई और बाद में उसको कोई कार्य भी नहीं सौंपा गया। ये एक बहुत बड़ा खेल चलता है, केवल चीफ जस्टिस नियुक्त करना ही खेल नहीं है। जजों की नियुक्ति में भी बहुत चीजें होती है और उस नियुक्ति में उसका हिस्सा बनने के लिए भी खेल किया जाता है। जैसा कि श्रीधरन के मामले से हमने बताया कि जानबूझकर उस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर किया जा रहा था जिससे कि वो कॉलेजियम का हिस्सा बन जाए, और बाद में जब सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया तब उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। अब होता यह है कि कॉलेजियम अगर एक ही जज की सिफारिश 2 बार कर दे तो फिर सरकार को उसको मानना पड़ता है। यानी पहली बार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब भेजा तो उसको स्वीकार कर लिया। और इसको लेकर भी एक चर्चा कराई जा रही है कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। सरकार अगर कॉलेजियम की सिफारिशों को रोक रही है तो सीधे तौर पर यह जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर हमला है। यानी आप किसी को भी कहीं भी फिट कर दे और सरकार उसको मान ले तब तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, और सरकार उस पर अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन लेती है तो फिर ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर हमला है, उसे तोड़ने की कोशिश है, उसे अतिक्रमण करने की कोशिश है। ये चीज अगर देश की जनता समझ जाएगी तो वो उस पर सवाल उठाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि जनता में ज्यादा जागरूकता आए, और चर्चा अब ये चल रही है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, उस पर कुछ ऐसे बंदिशें लगाई जाए कि जजों को लेकर जो बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जो मैंने बताया है कि सिब्बल और ये जो 3 जज मिलकर ये बात कर रहे थे कि कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है उसकी हर चीज की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे कि पहले जो फैसले होते थे, सारी बातें होती थी, उस पर कभी बाहर चर्चा नहीं होती थी क्योंकि वो चीजें बाहर नहीं आती थी। लेकिन जब से ये मिनट बाय मिनट और ये जो बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिपोर्टिंग हो गई है, उसमें आपस में जज क्या बात करते हैं वो चीजें बाहर आ जाती है और उसी की वजह से हंगामा होता है। ये जो जज थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पहले भी बहुत सी बातें होती थी, भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अंदर जज क्या बात कर रहे हैं, उससे जनता को क्या लेना देना। ये इनकी एक सोच है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठ जाते हैं तो आपकी हर बात का जनता से लेना देना है। जैसा अभी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है, एक मामला था और उसमें यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ट्रांसलेशन आता है, क्योंकि ज्यादातर जो हिंदी भाषी
राज्य हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्रवाई है वो हिंदी में होती है। बाद में उसको अगर मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसमें त्रुटियां रह जाती है। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि एक एक चीज का एक्यूरेट वहां पर ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्योंकि फैसलों में एक एक शब्द का महत्व होता है। तो फिर जजों द्वारा कहे गए एक एक शब्द का महत्व क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ बोल देता है, अगर गलती से उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, संसद की कार्यवाही में भी कुछ निकल जाता है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है, तब तो आप नहीं कहते कि इस बात पर हंगामा नहीं होना चाहिए, तब आप हंगामे को बढ़ावा देते हैं। पिछले दिनों जब अमित शाह एक भाषण दे रहे थे और वो कहने की कोशिश कुछ और कर रहे थे और उसी लय में बोलते बोलते वो 3 बार अंबेडकर अंबेडकर बोल गए, लेकिन हालांकि वो निशाना बना रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस की रवैयों को बताने की कोशिश कर रहे थे और उसी चीज को उनके खिलाफ बनाकर उसकी क्लिप काटकर कितना हंगामा किया गया था। और उस हंगामे को करवाने में कपिल सिब्बल का कितना हाथ था, राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंह भी किस तरीके से उसको बढ़ावा दे रहे थे। यानी पॉलिटिशियन संसद में अगर सही बात भी बोल रहा है, उसका हिस्सा काट के यूज किया जाता है, आप उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। उस पर जब केस हुए तो यही कहा गया कि नहीं नहीं, ये इसमें कुछ भी गलत मीडिया ने नहीं किया है। और जज अगर अंदर कुछ भी मजाक करें, मजाक बनाएं, भगवान विष्णु के लिए कह दें कि उन्हीं से जाकर मांगो, वो उनका अधिकार बनता है। तो ये सारी कोशिशें इस नैरेटिव बनाने वाले गैंग के द्वारा की जा रही हैं। कोशिश ये है कि चाहे रिटायर्ड जज हो, सिब्बल सिंह टाइप के वकील हो, या फिर सिब्बल के शो में आने वाले रिटायर्ड जज हो, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और देश विरोधी व्यक्तियों के खिलाफ जब केस होते हैं, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केस चल रहे होते हैं, कुछ अच्छे कानूनों के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा होता है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है जिससे कि चीजों को मैनिपुलेट किया जा सके। ये तभी रुक सकता है जब इस देश की जनता जागरूक हो जाए और ऐसे हर व्यक्ति से सवाल पूछा जाए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर ये जो जज हैं इनके पुराने केसेस पर चर्चा नहीं होगी तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कैसे कैसे फैसले लिए हैं। ये जो श्रीधरन जिनका मैंने जिक्र किया, इनके तमाम फैसले हैं जो विवादास्पद हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कॉलेजियम के, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, उसने कृपा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में कई इन्होंने ऐसी टिप्पणियां की, कई ऐसे फैसले ले लिए जिसके बाद ये कॉलेजियम के प्रिय बन गए। यानी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो भी देखते हैं कि कोई फैसला अगर सरकार के खिलाफ है, बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो उसमें कुछ टिप्पणी करेंगे, कुछ फैसले में अलग तरीके से निर्णय लेंगे, तो उससे कॉलेजियम में उनके नंबर बनेंगे। इस सब को अगर रोकना है तो देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।